पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे खतरनाक सियासी किरदार है ना, मैं एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहूंगी, मैं पॉलिटिशियन कहूंगी। आपको इन तोड़ जोड़ में और मिनते तरलों में और पाँव बूट पकड़ने में, पाँव चाटने में इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए था। डिग्रियों में छुप के जाने में इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए था। आप चाहिए था आपको कि आप अपनी आवाम को इज्जत देते। जेल में रह के आते हैं, वो बताते हैं कि जेल कुड बी द वर्स्ट और मिजरेबल प्लेस टू लिव। हमारी किस्मत अच्छी हुई कि हमें डॉक्टर यास्मीन जेल में हमारे साथ थी। जेल जैसी मुश्किल जगह के ऊपर उन्होंने अपने आप को कैसे कंपोज रखा हुआ है। किससे सुनाती रहती थी अपने जवानी में, हमने ऐसे किया ऐसे किया। खुलेआम चीजें कर रहे हैं तो फिर खुलेआम जलील भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ करके फिर हीरो भी कहलाएंगे। मेरी किसी बात में और एक आर्मी चीफ के किसी बात में, उसके इम्पैक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे पे वो जिम्मेदारी नहीं है जो एक आर्मी चीफ पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो जब आप बड़ी कुर्सियों में बैठे होते हैं तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठे होते हैं। वहां पे आप लोगों के हकूक के लिए जवाब दे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते, मुझे तो चीफ जस्टिस की वो बात नहीं भूलती जब वो उन्होंने कहा मैं तो टीवी नहीं देखता, या मेरे घर तो अखबार नहीं आता। आप अल्लाह को आगे जाके ये जवाब देने वाले कि मेरे घर अखबार नहीं आता था। हमारी बारी तो आपको खवातीन की इज्जत ना याद आए। 2 सालों से कितने लोगों ने लेटर लिखे हैं उनको, कितने लोगों ने उनको कहा कि देखें क्या हो रहा है। मगर फिर आप अचानक उठ के आए और आप कहें कि जी कुरान में तो औरत की ये इज्जत है, ये इज्जत है, ये इज्जत है। तो हम आपसे पूछेंगे, 2 सालों में हम पाकिस्तान के हर कोने में हमें जलील किया केसों में, और थर्ड क्लास केसेस में आप कहाँ थे? बच्चे आपसे पूछते हैं, वो उनको ये इंटरेस्ट नहीं है कि आपने किस बात के लिए तस्वीरें छुपवाई है। वो बोलते हैं क्यों छुपवाई? अगर आपके हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर पे आपकी तस्वीर छपी है, किसके पैसे से छपी है? लाहौर में 1400 कनाल जमीन आपकी कहाँ से आई है? मैं बाय नेचर ऐसी हूँ शुरू से। अगर मुझे किसी चीज से आप मना करें कि ये चीज नहीं कर सकते और ये नहीं करने वाला, तो मैं वो जरूर करती हूँ। इतनी कोई अच्छी नहीं हूँ, स्वीट और ये वो, मतलब नहीं हूँ, मैं हुई नहीं है। अवाम ने जो आपके मुंह पे थप्पड़ मारा ना खींच के, वो आप अगले 70 साल नहीं भूलेंगे। मतलब जिस तरह अभी आप एक्सपोज हैं, जिस तरह अभी एक छोटा बच्चा भी उठ के आपको बताएगा कि ये पॉलिटिशियन नहीं है जो ये सब कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है आपकी जो सारे मुल्क में जिसने गन डाला हुआ है। मेरा नाम है अहमद इमरान खान। आप और मैं, हम एक साथ हैं खबरें डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे बेहतरीन और मज़े के इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट। आज की हमारी मेहमान एक बहुत ख़ास मेहमान है। सिनफ़े नाजुक होने के बावजूद भी ये सिनफ़े आहन बनी। इन्होंने शदीद किस्म के मुश्किल हालात के अंदर भी अपनी रेजिस्टेंस दिखाई, अपनी रेजिलेंस दिखाई, और उसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तानी उनको आज एडमायर करते हैं और उनको ओन करते हैं। ना सिर्फ एडमायर और ओन करते हैं बल्कि जब भी वो कुछ कहती हैं, बड़े गौर से एक बड़ा चंक पाकिस्तानियों का उनको सुनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल वर्कर, नाउ इमर्जिंग लीडर, सनम जावेद की। सनम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर में हमें टाइम दिया एंड यू आर विद अस टुडे। सनम, सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत से लोगों को नहीं पता, वो जानना चाहते हैं आप कहाँ पैदा हुई, क्या पढ़ाई की, शादी कब और कैसे हुई, बच्चों की माँ की हैसियत में और बीवी की हैसियत में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर में पैदा हुई। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है हिस्ट्री में। मेरी शादी भी लाहौर में ही हुई है। मेरी अम्मी कश्मीर से हैं और मेरे अब्बू एबटाबाद से हैं, मानसहरा से। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी मेरी माशाल्लाह प्री 9 में है और बेटा 6 में है। दोनों के फाइनल पेपर्स भी हो रहे हैं, तो आजकल उसके साथ बिजी हैं, रमज़ान भी और एग्जाम्स भी। अपने बारे में मैं यही कहूँगी कि मैं बाय नेचर ऐसी हूँ शुरू से। अगर मुझे किसी चीज़ से आप मना करें कि ये चीज़ नहीं कर सकते और ये नहीं करने वाला, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। हाँ, तो अगर कभी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट आ नहीं, मगर जब निकले घर से और जब गए, तो फिर अगर जाने के बाद, निकलने के बाद हमें ये बताया गया कि जी आपका क्या काम है और आप क्यों आ जाते हैं, आपका कोई लेना देना नहीं, तो वो चीज़ मुझे बड़ा इरिटेट करती थी कि अगर अगर आप तो नहीं डिसाइड करेंगे ना कि हमने क्या करना है। और फिर ऐसे मुल्क में जिसकी 50% से ज्यादा आबादी खवातीन की है, वहाँ हम उनको ये तो नहीं बता सकते ना कि ये आपका प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, या ये आपकी, अब नहीं, आप इसको ये नहीं ज्वाइन कर सकते, या आपको ये पसंद नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी मुनाफिकत है ना, कि हमने कुछ खानदानों के लिए ही रखा हुआ है कि इज्जत भी नहीं की है, सारी अपॉर्चुनिटीज भी इनकी हैं। सनम, ज़्यादातर जब भी आप कैमरे के ज़रिए नज़र आई हैं तो आप ज़्यादा गरजती और बरसती ही नज़र आई हैं।
हंसने मुस्कुराने वाला एलिमेंट जो है वो कम है आपकी शख्सियत के अंदर? हाँ, और नहीं वो ऐसा होता है कि मैं कोई इतनी वैसे हूँ नहीं फनी और हंसने मुस्कुराने वाली। मैं बस ऐसी ही हूँ मैं। दैट्स गुड, मैं दैट्स गुड। काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मैं इतनी कोई अच्छी नहीं हूँ, स्वीट और ये वो मतलब नहीं हूँ। हूँ ही नहीं ऐसी। और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीजों में, कोई फिल्म और ड्रामाज ये सब अगर घर पे कभी हुई है तो न्यूज ही सुनी है, जब सुनी है तो इंटरेस्ट उसी तरह के है ना। फिर आप जिस तरह आपकी नेचर होती है आप उसी तरह ही बात कर सकते हैं। आप मुझे कहीं पे भी लेके जाएंगे, मैं घुमा फिरा के वहीं आ जाऊंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और मुझे कोई काम है नहीं करने वाला। ओके, ठीक ठीक। चलें आगे चलते हैं अपने इंटरव्यू के अगले हिस्से के अंदर। ये बताइए कि छोटी उम्र में आपने जेल भुगती है, जेल ने आपको क्या क्या सबक दिए? बस जेल जितने नखरे थे घर पे जेल पे वो सारे खत्म हुए। मतलब अपने घरों पे तो आप किस तरह रहते हैं, और हम जब वहां गए तो जेल तो जाहिर है बहुत मुश्किल थी, इसलिए क्योंकि एक तो चक्कियां बहुत छोटी छोटी, और फिर जो चीज वहां पे हमने की, चाहे आपको कोई पसंद है नहीं है, आप रहना चाह रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपको रहना पड़ता है। फिर बर्दाश्त आप में बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि हर बात में हर चीज पे आप लड़ नहीं सकते। तो इस वजह से हमने मुझे ऐसा लगता है कि जेल में रहने का फायदा ये हुआ कि थोड़ी बर्दाश्त ज्यादा हो गई। अभी शायद उस तरह गुस्सा नहीं होती जिस तरह मैं पहले हो जाती थी। मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हूँ। तो अब शायद उतना नहीं, अब मैं थोड़ा, अब मुझे बल्कि अगर कोई कहीं भी कि आप चेंज हो गई हैं तो वो चेंज किसी और वजह से नहीं हो गए। जेल में हमने इतना कुछ देखा और इतना कुछ सरवाइव किया, हमने सफर किया इतना कुछ हमने, कि बहुत सी आदतें चेंज हुई हैं। अब बहुत कुछ बर्दाश्त करना आ गया है। तो सीखा ये कि मुश्किल हालात होते हैं, आपको गुजारा करना पड़ता है। आपकी मर्जी, आपने हिम्मत से भी करना है, रो के भी करना है, या हंस के भी करना है। तो किया तो हमने हंस के मुस्कुरा के ही, बहादुरी से ही। उसने मुझे लगता है स्ट्रांग किया उस वक्त ने हमें। ओके सनम, जो लोग जेल में रह के आते हैं वो बताते हैं कि जेल कुड बी द वर्स्ट और मिजरेबल प्लेस टू लिव। तो जेल की तारीक रातों में अक्सर कमज़ोर लम्हात भी आते होंगे। ऐसी सूरत हाल में अपने आप को, अपने दिमाग को कैसे कंपोज करती थी, रीअसर्ट करती थी? देखिए मुश्किल तो हर वक्त ही कोई ना कोई रहती थी, क्योंकि हमारा फैमिली तक एक्सेस बहुत थोड़ा था, वो हमेशा ही खत्म हो जाता था, वीक में एक दफा मिल सकते थे। फिर बच्चे थे छोटे घर पे, उनकी कोई परेशानी कोई ना कोई रहती थी कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी अम्मी तो अभी एक कोर्ट में होती थी, अब्बू किसी दूसरे कोर्ट में होते थे। तो मुझे ये होता था कि इसका जब मेरे स्पेशली जब मेरे हस्बैंड भी अरेस्ट हो गए, कि पता नहीं बच्चों को कौन देख रहा है और किस तरह कर रहे हैं ये लोग मैनेज। तो परेशानी तो हर वक्त रहती थी। बस हमारे साथ हमारी किस्मत अच्छी हुई कि हमें डॉक्टर यास्मीन जेल में हमारे साथ थी। तो वो काफ़ी हौसला देती रहती थी, और वो काफ़ी मोटिवेट भी करती रहती थी कि कुछ नहीं होगा, ये वक़्त गुज़र जाएगा और मुश्किल है, लेकिन बाकी जेल का मुश्किल ये होता है कि ज़ाहिर है गंदगी होती है बहुत, और जो दूसरी प्रिज़नर्स होती हैं, उनके ज़ाहिर है एक लाइफ़स्टाइल और उन्होंने देखा होता है, एक और तरीका होता है उनका। झगड़े उनके बहुत होते थे, और फिर गाली-गलौज बहुत होती थी। तो वो सब तमाशा सारा दिन चलता रहता था। तो वो थोड़ा मुश्किल था उस सब में रहना, लेकिन फिर गर्मी में गर्मी बहुत होती है, सर्दी में सर्दी बहुत होती है जेल में। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत मुश्किल थी, मगर क्योंकि हम बहुत सारे लोग साथ थे, फिर अच्छी दोस्तियाँ भी हो गईं, तो उस वज़ह से फिर भी हमारा टाइम गुज़र गया। जेल हमने एक्चुअली जो मुश्किल मुश्किल काटी, वो हमने सरगोदा और गुजरांवाला की काटी। वहाँ मैं और आलिया थे बस, और हमें भी वो अलग-अलग चक्कियों में रखते थे। फिर सुबह 6 बजे बंद खुलना और 6 बजे बंद हो जाना, तो वो फिर वो जो 6 बजे चक्की में बंद होने से सुबह 6 बजे वाला टाइम था ना, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो टीवी-शीवी भी नहीं था वहाँ पे, कोई चैनल्स वगैरह भी नहीं आते थे। तो वो बड़ी मुश्किल जेलें थी हमारी। लाहौर वाली तो फिर हम, क्योंकि काफ़ी लोग साथ थे, दोस्तियाँ बहुत अच्छी हो गई, तो फिर भी बेहतर टाइम गुज़र गया था। अच्छा, आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया। शी इज़ एन ओल्ड लेडी, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। जेल जैसी मुश्किल जगह के ऊपर उन्होंने अपने आप को कैसे कंपोज रखा हुआ है? वो अपने आप को इतना मजबूती से अभी तक कैसे कैरी कर रही हैं? वो तो खुद मजबूत नहीं रहती थी सिर्फ, वो तो बाकी किसी को भी देखती थी तो वो बाकी सबके पास फौरन पहुंचती थी कि भाई तुम लोग क्या बात है, क्यों कोई रोया, क्या प्रॉब्लम हुई। जब हम, मुझे याद है हम पेशियों पर जाते थे तो जज जज से मजाक कर रही हैं कि हाँ हाँ आप लोग तो मजबूर हैं, मतलब आप कहाँ जमानत दे सकते हैं। इजाज चौधरी साहब आते थे और महमूद रशीद साहब, तो उनको बोलती थी हाँ भाई थक तो नहीं गए हो आप लोग, क्या बात आज चेहरे से फ्रेश नहीं लग रहे हो। तो वो इस तरह तंग करती रहती थी सबको, हंसी मजाक, फिर किस्से सुनाती रहती थी अपने जवानी में हमने ऐसे किया ऐसे किया। तो वो इतना, उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये औरत जो है इसकी इतनी उम्र है, और वो इतनी दवाइयां क्योंकि खाती थी, उनकी ज़ाहिर है बीमारी ऐसी थी। इसके बावजूद अगर जेल में किसी औरत को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, चाहे आधी रात को भी हो जाती थी, तो जेल वाले डॉक्टर यास्मीन को ही आते थे बुलाने के लिए कि आप आ जाएं और इस तरह एक पेशेंट है देख दें। तो वो जाती थी, सर्दी गर्मी जो मर्जी, वो बिस्तर से निकल के जाती थी वो अपने। तो उनको देख के हम सोचते थे कि अगर ये औरत जेल काट सकती है, तो फिर हमें तो डूबी मरना चाहिए अगर हम रो रो के दिखाएं तो।
तो एक्चुअल हमारी जो मोटिवेशन थी ना, जो हमने हिम्मत से जेल काटी, वो उनको देख के काटी। अच्छा, जेल का जिक्र हुआ, डॉक्टर यास्मीन का जिक्र हुआ। डॉक्टर यास्मीन और मुतअद्दिद और ख़वातीन और कैदी अभी तक जेलों के अंदर हैं, आप जेल से बाहर हैं। आपका जेल से निकलना किसी डील के नतीजे में तो नहीं अमल में आया? मेरे आप कह लें कि मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मेरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लग गया, जस्टिस औरंगजेब गुल हसन के पास लग गया। और जब उन्होंने बोला कि आप एविडेंस लेके आए कि कितनी बार अरेस्ट हुई है, कहाँ से हुई है और किन एविडेंस पे हुई है, उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब खुद भागे भागे आए मेरे लॉयर के पास कि जी बस अल्लाह का वास्ता है कि एप्लीकेशन वापस ले लें, क्योंकि बताने को दिखाने को पास कोई प्रूफ तो है नहीं। एक वीडियो उठा के लेके आ जाते हैं, देखें जी बदतमीजी बड़ी कर रही थी, जुबान ऐसी थी। अब जुबान पे आप किसी पे दहशतगर्दी, बगावत और रियासत पे हमले के केस तो नहीं कर सकते ना। और वीडियोस भी वो हैं जो 13 तारीख को लगी हुई, और आप 9 मई का वो उसको दिखाएंगे जी ये वीडियोस देखे लोग हुए जो लगी 13 तारीख को है और वाकया 9 मई को हो रहा है। तो उनके पास था कुछ नहीं बेसिकली। और फिर मेरी ही जमानत के फैसले दिखा के आलिया की जमानत हुई। मतलब मेरे फैसलों में तो जजेस ने लिखना शुरू कर दिया था कि ये तो लगता है कि जैसे विक्टिमाइज किया जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। मेरे तो बहुत सारे फैसलों में, ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिख दिया था, सरगोदे वाले जज ने लिखा। तो मेरे तो बहुत सारे फैसलों में लिखा गया ये। फिर तो बचत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इनको जरा काफी टफ टाइम दिया हुआ था, तो वो उससे बचत हुई मेरी भी और आलिया की भी। डॉक्टर साहबा का ये है कि उनके तो जजेस मजबूर हैं बेचारे बड़े, वो तो ऐसे कर देते हैं जैसे कि हम तो खुद बड़े तंग हैं और हम अब माफी दे दें जी हमें। तो देखें कब हिम्मत करते हैं जजेस कि उनकी भी मानते हैं। अच्छा सनम, सियासत के अंदर आपकी एंट्री कैसे हुई? ये प्लान थी या हादसाती तौर पे आप बस पॉलिटिक्स के अंदर आती चली गई? देखिए वो प्लान तो कोई भी नहीं था। अब जब हम अरेस्ट हुए तो मुझे डॉक्टर यास्मीन ने ही बताया कि आपने ये हमारा सेनेटर के लिए आपका नाम आया है ना, सेनेटर के लिए आपने कंटेस्ट करना, उसके लिए पार्टी ने आपका नाम दिया है, मेरा दिया और आपका दिया है। मैंने बोला जी ठीक है। लास्ट डे था हमारा, लास्ट डे पे पेपर साइन हुए। फिर कंटेस्ट करने की जब बारी आई तो हालात काफी खराब थे उस वक्त भी। मतलब काफी ये थ्रेट थे कि अगर किसी ने इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचा तो उसकी तो जमानतें कभी भी नहीं होंगी। तो मुझे डॉक्टर यास्मीन ने पूछा कि लड़ोगी इलेक्शन? तो मैंने कहा लड़ूंगी, अगर आप कहती हैं तो लड़ूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने मरियम के मुकाबले में कागज जमा कराए। लेकिन वो ये हुआ कि जी मरियम बीबी की सारी टीम खुद पहुंचती थी पेपर्स के अगेंस्ट, फिर मेरा वो सुप्रीम कोर्ट से एक्सेप्ट हुए। उतने दिन में इलेक्शन में टाइम ही 8 दिन रह गए हुए थे, तो वो इस वजह से मैं नहीं कर सकी। मतलब वो सोचा नहीं हुआ था, लेकिन वो बस होता गया। अरे जितनी मकबूलियत अल्लाह ने आपको दी है बड़े कम वक्त के अंदर, उस हिसाब से आप सैटेलाइट टीवी के ऊपर कभी नजर नहीं आती। नहीं नहीं, वो बिल्कुल हमें नहीं करते। कुछ फ्रेंड्स हैं जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से, वो साफ बता देते हैं कि अलाउ नहीं है आपको बुलाना ना, आपके लिए मना किया हुआ है हमें, आपके लिए ऑर्डर नहीं है आपको बुला सकें। तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप कोई चैनल देखेंगे वो आपका सिर्फ उतना फुटेज चला सकते हैं जो अगर आपने कोर्ट के बाहर कोई प्रेस टॉक की है या उस तरह, वो आपको अपने शो पे नहीं बुला सकते क्योंकि उसकी उनको इजाजत नहीं है। मुस्कुराते हुए सनम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लाइटर नोट के ऊपर ये बताइए, सूबाई और वफाकी हुकूमत की एक एक साला कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखती हैं? पंजाब में तो कुछ अजीब सर्कस सा चल रहा है। पंजाब का तो हाल ही कोई नहीं है। आप किसी गली नुक्कड़ कोने पे निकल जाएंगे, सिवाय पोस्टर्स के, सिवाय बैनर्स के। मतलब अभी तो मैं आज देख रही थी कि कब्रिस्तान पे भी अपने अपनी तस्वीरें लगा दी हैं। तो मतलब यहाँ पे तो कुछ अजीब सिस्टम चल रहा है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खुद को आग लगा रहे हैं, बच्चों को जहर दे रहे हैं, भाई भाई के गले काट रहा है। ना बिजली के बिल लोगों से दिए जाते हैं, ना स्कूल की फीस दी जा रही है, ना गुजारा हो रहा है लोगों का। हर चीज महंगी हो रही है सिर्फ, मगर एक अजीब सा तमाशा चल रहा है। जैसे मेरी अम्मा बोलती होती है, एक मिसाल है कि ये क्या तरीका हुआ कि आप नाक से साफ करके तो आप मुंह पे लगा लो। तो मतलब वो आप सिर्फ फोटो शूट करके सामने सजा सजा के रख दो, और एक्चुअल हालात देखो तो इतने खराब हैं कि लोग बेचारे। आप देखें कि अगर इस मुल्क के हालात इतने अच्छे होते, इनकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती, तो लोग मुल्क छोड़ के जाते ही नहीं ना। आज लोग कहते हैं कि बेशक हम कश्ती में डूब के मर जाएं लेकिन हम एक चांस जरूर लेंगे इस मुल्क से जाने का। तो वो क्यों है? आप किसी बच्चे को पूछने जाके किसी यूनिवर्सिटी में, वो बोलेगा मेरी डिग्री जैसे मिलनी है मैंने बाहर चले जाना है, यहाँ पाकिस्तान में अपने आप को वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर आज आपका बच्चा, आपकी यूथ ये सोच रही है कि इस मुल्क में रहना ही नहीं क्योंकि इस मुल्क का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो ऐसे हालात होंगे ना कि वो आप अपना मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। अपना मुल्क कौन छोड़ के जाना चाहता है? तो अगर जाना चाहते हैं तो मतलब आपने क्या हालात कर दिए मुल्क के, क्योंकि इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहता। ये जो एरिस्टोक्रेटिक माइंडसेट जो पाकिस्तान को रूल कर रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर भी, निज़ाम रियासत के अंदर भी, ये इस निज़ाम की कामयाबी नहीं है कि पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके फ्रस्ट्रेटेड है और वो पाकिस्तान को छोड़ के
पाकिस्तान से देखिए बाहर जाना कामयाबी चाहता है? कैसे है? आप एक आम आदमी के टैक्स के पैसे उनकी तो नजर सारी से। अयाशियां कर रहे हैं, तो आपको ये कैसे भूल जाता है कि अगर हर कोई पाकिस्तान छोड़ के चला जाएगा तो आपने वो अयाशियां किसके सर पे करनी है? हमारे सर पे चल रही है ना ये सारी अयाशी। देखिए मतलब अब आपका जब एक आम शहरी टैक्स पे करता है तो उसके टैक्स पे करने का पर्पस क्या है? कि हमको एक सिक्योर लाइफ मिले ना। गवर्नमेंट का काम है कि जी आप हमें रियासत का क्या काम होता है? हम उनको टैक्स पे करते हैं, उसके बदले उनका काम है कि वो हमारी रोजगार का इंतजाम करें, हमारी सेहत का, हमारी तालीम का, हमारी हिफाजत का, अमन का। मतलब ये उनकी जिम्मेदारी है। इस तरह ये टू वे है ना। ये तो नहीं है कि हम आप लोगों को कही जाएंगे टैक्स तो आपने भरना है, आपने माचिस की डिब्बी तक पर टैक्स देना है, लेकिन अगर आप अमन की बात करेंगे तो वो हमें पता नहीं, धमाके हो रहे हैं, डकैतियां चोरियां हो रही हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, बाहर आप घर से निकल नहीं सकते, बाहर तो छोड़े आप घर में नहीं बैठ सकते, पुलिस का जब दिल करेगा वो आपके घर पे घुस जाएगी, ना वारंट दिखाएगी ना कुछ, दरवाजे तोड़ेगी और घुस जाएगी। मतलब पुलिस में तो अभी वो बदमाशी चल रही है कि वो कोर्ट्स में भी घुस जाएगी, कोर्ट के भी दरवाजे खिड़कियां तोड़ेगी और घुस जाएगी। तो ऐसे माहौल में जब आप अपने यूथ को या अपने लोगों को ये माहौल दे रहे हैं कि ना नौकरियां हैं उनके पास, ना वो महफूज हैं, ना कोई इनकी इज्जत महफूज है, तो वो ये कामयाबी कैसे है आपकी? और जो आप ये चंद अशराफिया जो बैठे हुए हैं ये हमारे सरों पे अय्याशियां कर रहे हैं भाई। अगर सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे आपने कल को किसके साथ पे अय्याशी करनी है? अच्छा, दुख और परेशानी की बात तो यही है ना कि रूलिंग एलीट यही चाहती है कि डिसंगेज रहे, क्योंकि सारा का सारा पाकिस्तान तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो सिस्टम के साथ और निज़ाम हुकूमत के साथ डिसंगेज करके अपने टैक्स दे के हुकूमत की और सरकार की खिदमत करते रहें। मतलब वो यही है ना, आप लोगों को इस रोटी में और इस रोजगार में इतना फंसा देना चाहते हैं, उनको इतना तंग कर देना चाहते हैं कि वो खुदकुशियां तो कर लें, मगर उनको कोई और ऑप्शन समझ ही ना आए कि उन्होंने अपने बच्चे खानदान कैसे पालने हैं, या वो आवाज ना उठा सके क्योंकि आप वो अपने रोटी कमाने में इतने, एक वक्त की रोटी पूरी करने में वो इतने फंसे रहे, और आपके खानदान अमीर होते जाएं, आपकी जायदादें बढ़ती जाएं, कारोबार बढ़ते जाएं, और फिर आप पूरी दुनिया से कर्जे मांगते जाएं, और वो इस मुल्क पे लगे भी ना। वो कर्जे उतारेगी ये कौम ही, लेकिन वो इस कौम पे लगेगा नहीं, वो लगेगा दो चार खानदानों पे बस। दो चार खानदानों की अय्याशियां चलेंगी, या कुछ जो हमारे ओहदेदारान बैठे हैं बड़े ओहदों पे वो उनके खानदान अय्याशियां करेंगे, और आम आवाम जो है वो गरीब से गरीब होकर मरेगी और खुदकुशियां करेगी। तो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप देखिए आज आप कोई सर्वे कहीं जाके कर लें, आप पूछें अगर किसी के पास ऑप्शन है पाकिस्तान में रहने का, बाहर जाने का, मेरा नहीं ख्याल है कोई कहेगा कि वो पाकिस्तान में रहना चाहता। अच्छा, अब खान साहब के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं एवरी नाउ एंड देन वी कम अक्रॉस कॉमन पाकिस्तानीज और दे आर वेरी कंसर्न, बहुत बेचैन हैं, वो जानना चाहते हैं खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, पॉलिटिकल मुस्तकबिल क्या है, जेल से कब रिहा होंगे। आप क्योंकि पीटीआई के अंदर भी हैं एंड यू आर क्वाइट एन इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ पीटीआई नाउ, आप क्या पल्स देखती हैं खान साहब के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके? हाउ वुड यू प्रिडिक्ट दैट? अब देखिए एक तो हम, मैं कोई लीडर नहीं, मैं एक एज अ वर्कर बात करूंगी आपसे, और हम खान साहब का फ्यूचर नहीं देखते। 24 करोड़ अवाम जो है वो खान का फ्यूचर नहीं देख रही है, वो अपना फ्यूचर देख रही है। They are हमें concerned. अपनी पड़ी हुई है कि They are एक concerned to ऐसा, know देखिए about his एक future. ऐसा लीडर है जिसकी जरूरत हमें है ना। हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं उसमें कि अगर वो है तो हमें एक उम्मीद है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, बिल्कुल सही। हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान हो सकता है। तो हम खान में हमारा फ्यूचर देखते हैं। तो हमारे जो कंसर्न है वो हमारे अपने मुस्तकबिल के लिए है कि खान जरूरी है हमें, हमारे लिए। और हमें इस चीज का बहुत है कि वो हमारे लिए यहाँ बैठा है, उसने अपना वादा पूरा किया। वो बार बार कहता था कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो हमें छोड़ के नहीं गया। तो हमारे लिए तो ये इतने फख्र की बात है। खान का मुस्तकबिल हमारे साथ है, हमारा मुस्तकबिल उसके साथ है। जो एक चीज समझने की जरूरत है वो ये कि हम समझते हैं कि हमारे जो मुस्तकबिल है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो सारी एफर्ट है ना वो हम किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी के लिए नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। और एहसान हमारा है नहीं किसी के सर पे। खान साहब का हम पे जरूर एहसान है कि वो हमारे लिए यहाँ बैठ गया है। वो एक आसान जिंदगी ले सकता था, वो भी जा सकता था, जो यहाँ पे 70-75 सालों से रिवायत चली आ रही है वो भी कर सकता था, मगर उसने नहीं किया। अगर वो हमारे लिए सब करके बैठा हुआ है तो उसका फ्यूचर हम अपने साथ देखते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खान साहब को अगर रियासत की तरफ से और जेल के अंदर रखा जाता है कुछ सालों तक, तो खान साहब की एब्सेंस के अंदर हु इज़ देयर हु कुड नेविगेट पीटीआई, जो पीटीआई को
कंबाइंड रख सके, परसुएड कर सके टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी और नहीं, कोई पॉलिटिक्स? ऑल्टरनेटिव नहीं है जी। हमारा तो पीटीआई में जो इस वक्त जो इतना थोड़ा कोई है भी चीजें जो बेचैनी है या कोई लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, वो इसी वजह से क्योंकि खान जेल में है और बार बार उन तक एक्सेस बंद कर दिया जाता है। खान का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, मतलब वही चाहिए और वही एक है जिसको सब मानते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं। उसके अलावा तो लोग किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं। देखिए, कोई कितना भी बड़ा लीडर हो अपनी तरफ से, लोगों ने साबित किया, उनके लिए ना नाम मैटर करता है ना निशान मैटर करता है। उन्होंने सिर्फ खान के नाम पे वोट देना है। 8 फरवरी को उन्होंने मतलब कैसे-कैसे निशान थे, मगर लोगों ना कोई कन्वेंस थी, ना कोई पैसा लगाया, ना कोई हल्के में गया, कोई कैंपेन नहीं हुई, मगर इसके बावजूद लोग पहुंचे, लोग निकले, निशान ढूंढे, कैंडिडेट ढूंढे और वोट डाले। किसके नाम पे? सिर्फ खान के नाम पे। लोगों को तो वो लीडरशिप वाली चीजों से तो लोग बाहर निकल, उनको किसी लीडर में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन लीडर है, किसकी बात, वो सिर्फ एक खान की बात पे मानते हैं कि जी खान ने क्या कहा हमारे लिए। तो खान के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं, उसको बाहर आना ही पड़ेगा। उसके ये रमजान के बाद देखें कोई क्या लाएमल देते हैं खान साहब। तो मुझे नहीं लगता कि सीधे तरीके से ये चीजें सही होने लगी हैं, क्योंकि जिस तरह अदालतों को हाईजैक किया हुआ है, जिस तरह आप जजेस को काम ही नहीं करने दे रहे हैं और फेक केसेस बना के जिसको मर्जी अंदर कर दो। अब हम पे केस देख लें, बाइक छीन ली पुलिस वाले से, एटीएम छीन लिया पुलिस वाले से, मोबाइल छीन लिया पुलिस वाले से। ऐसे तो हमने लूले लंगड़े पुलिस वाले रखे हुए हैं कि जिनसे खवातीन ही सारा कुछ छीन के भाग जाती हैं और वो मुंह देखते रह जाते हैं। और फिर हमने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके कमीजें यूनिफॉर्म फाड़ दिए। मतलब कमाल ये तो है। तो ये अदालतों में खान के साथ भी चल रहा है। अजीबो-गरीब किस्म के 200 केस बनाए आप। जब तक जजेस काम नहीं करेंगे, अदालतें काम नहीं करेंगी, तो फिर सीधे तरीके से तो ये काम नहीं होने लगा। फिर ठीक है, फिर मुझे भी फिर यही करना, हमें भी फिर यही करना चाहिए कि हम भी मुसीबत डाल के ही रखें फिर। अच्छा सनम, दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, जबकि वी सी रिसेंट पास के अंदर 26 नवंबर की एक बहुत ब्रूटल हैंडलिंग स्टेट की तरफ से उसको असर्ट करके दिखा दिया गया। हाँ, देखिए ना, ये तो कोई कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भी होगा। मतलब पहले मैं लोगों को कहती होती थी, जब मुझे कोई कहता था आप बहुत बोलती हैं तो ये उठा ही ना लें, तो मैं बोलती थी इतनी कोई अभी क़यामत नहीं आई इस मुल्क में कि ये ख़वातीन को उठाने पर आ जाएँ। मगर मैं कहती हूँ कि जैसे-जैसे घरों से ख़वातीन उठाई गई, जो-जो माँ-बहनों, बेटियों के साथ हुआ, जिस तरह माँओं के गिरबानों में हाथ डाले गए, रेप की धमकियाँ लगाई गई, पाकिस्तानी तारीख ने ये भी नहीं देखा था। तो मतलब वो सब हुआ। उसके बाद अब मतलब जो 26 नवंबर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सीधी गोलियाँ ही चला देंगे। मतलब सीधी गोलियाँ, एक इदारा या 2 इदारे या पुलिस या रेंजर्स या फौज जो भी थी, 2, 3, 4 जितने भी इदारे थे, आपका मतलब आप कैसे अपने लोगों पे, जिनके टैक्स के पैसों पे आप तनख्वाहें ले रहे हो, उन पे सीधी गोलियाँ चला सकते हैं? आप कैसे इतने ज़ालिम हो सकते हैं कि किसी नमाज़ पढ़ते बंदे को आप कंटेनर से नीचे धक्का दे दें? मतलब कोई इंसान की क्या तरबियत होगी जो इस आप हमारी ज़बानों पे बात करते हैं, आपकी क्या तरबियत होगी कि आप किसी नमाज़ पढ़ते बंदे को धक्का दे दें, आप लोगों पे सीधी गोलियाँ चला दें? तो लोगों ने तो एक्सट्रीम देख लिया है। आप कहते हैं ना कि जी डर होता है कि यार ये ना कर दें। भाई इससे मैक्सिमम क्या हो जाएगा? आपने लोगों की बेटियाँ नहीं छोड़ी हैं, बहनें नहीं छोड़ी हैं, घरों से उठा ली हैं आपने। आपने लोगों को सीधी गोलियाँ मार दी हैं, इससे मैक्सिमम आप क्या ही कर लेंगे अब? मतलब अब और क्या कर लेंगे? अच्छा सनम, आसफा, बिलावल, मरियम और हमजा, आपको इनमें से किस में ज्यादा लीडरशिप का स्पार्क दिखाई देता है? देखिए, किसी एक में भी नहीं। बिलावल में तो आप बिल्कुल भी मत कहें। उसको तो आपने जितना कोशिश कर सकते थे उतना उसको कोशिश की है, बट लेकिन आप लॉन्च नहीं कर सके उसको ना। और आसमा तो अभी आई है, उसको तो वो तो उसका तो कुछ पता ही नहीं ना, तो उसने कोई परफॉर्म किया है। वो तो मतलब आप ये तो देखिए, ये तो वो खानदान है कि नस्ल दर नस्ल, चाहे कोई टैलेंट है नहीं है, कोई काबिलियत है नहीं है, बस इन्होंने आना है और रूल करना है, क्योंकि हुक्मरान खानदान अपने आप को वो कहते हैं। वो हुक्मरानी छोड़ने को दिल नहीं करता, चाहे यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं, अपनी जायदादें कारोबार यहाँ रख रहे हैं नहीं, लेकिन हुक्मरानी आपने इसी मुल्क में करनी है और नस्ल दर नस्ल करनी है। अब मरियम बीबी, आप देख लें, जब से वो वज़ीर आला बनी है, उनका वाहिद टैलेंट क्या है कि वो कपड़े कौन से पहन रही हैं, वो जूता कौन सा पहन रही हैं, वो कोट कितने का पहन रही हैं, वो बैग कितने का पकड़ रही हैं, 20 कैमरामैन उनके सामने खड़े हैं नहीं खड़े, उनकी तस्वीरें उतरी है नहीं। आज उन्होंने कौन सा नया कोई लिबास पहन के करतब करके दिखाना है, कभी पुलिस का, कभी किसका, कभी किसका। उनका उनमें वो उनका कोई कैलिबर ही नहीं है कि जो किसी वज़ीर आला का होना चाहिए, उनमें वो मैच्योरिटी ही नहीं है। सिर्फ ये बोल देने से कि जी मैं माँ हूँ सबकी, आप बताएँ, घरों में हमारी माएँ हैं, हमारी माँओं को इन चीज़ों का कोई फ़िक्र होती है? हमारी माँओं को अपनी होश नहीं होती, वो कहते हैं घर किसी तरह ठीक चलाना है हमने, घर का निज़ाम हमने ठीक करना है। किस माँ के पास इतना फालतू टाइम होता है कि वो अपने नाखूनों में, अपनी सर्जरियों में और अपने फैशनों में ना निकले? तो 4 लोगों को जाके ज़बरदस्ती की जफ्फियाँ डाल के और मैं माँ हूँ बन के आप माँ नहीं बनेंगी। आप ये देखें कि आपके होते हुए भी पंजाब में रेप केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं। आप कैसी एक खातून वज़ीर आला हैं। किस तरह लोगों की अभी भी घरों से ख़वातीन को उठाया जा रहा है। आप कहाँ की खातून वज़ीर आला हैं।
चाहे आपकी पार्टी की सपोर्टर है या नहीं है, किसी भी औरत के साथ गलत हो रहा है, आप इतनी अगर फेयर हैं, आप बोले भी कि क्या तमाशा औरतों के साथ लगा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन आपकी माँ की उम्र की हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप पूछे कि मैं तो 3 महीने बाद सजा याफ्ता होकर जमानत पे बाहर आ गई थी, इन पे तो कुछ साबित भी नहीं हुआ, कोई सजा भी नहीं है, इनकी जमानत किस तरह नहीं हो रही? कभी क्या वजह है कि जजेस काम नहीं कर रही, अदालतें काम नहीं कर रही, या पुलिस रिकॉर्ड लेकर नहीं आती? मतलब दो नंबरी करने से उन वो जितना वो एक्सपोज हुई है सारे टाइम में, और तो कोई भी नहीं हुआ। मतलब सिर्फ शोशा है, एक जबरदस्ती किसी को आपने बताना है कि जी सारा सिस्टम मिलके ये साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि वो बहुत ही कोई टैलेंटेड है और बहुत कामयाब है। लेकिन जब आपके अपने अंदर ही कुछ नहीं होता, तो आप जितना मर्जी फेक बनने वो पता चलता है फिर आपके फेक है ना। पाकिस्तानी सियासत के सिस्टम की जब आप सफाकी देखती हैं, ख़ास तौर पे फॉर्म 47 के बाद बनने वाली हुकूमतों की कॉम्पोजिशन देखती हैं, तो वो जो बेबसी एक एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी को होती है, उस बेबसी के साथ आप कैसे कोप अप करती हैं? देखिए मतलब जब इलेक्शंस नहीं हुए थे ना, तो हम सोचते थे कि जितना जुल्म हुआ है ना, पता नहीं लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लोग हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर जिस तरह लोग निकले ना, चाहे आप फॉर्म 47 बनाए, 48 बनाए, 49 बनाए, 50 बनाए, जो मर्जी बनाए, अवाम ने जो आपके मुंह पे थप्पड़ मारा ना खींच के, वो आप अगले 70 साल नहीं भूलेंगे। मतलब जिस तरह अभी आप एक्सपोज हैं, जिस तरह अभी एक छोटा बच्चा भी उठ के आपको बताएगा कि ये पॉलिटिशियन नहीं है जो ये सब कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है आपकी जो सारे मुल्क में जिसने गन डाला हुआ है, जो 70 सालों से ये सारा तमाशा करती आई है। आप जितने आज एक्सपोज हैं लोगों के सामने, इतने पहले कभी नहीं थे। तो चाहे आप जितने मर्जी अभी पर्दे डालें, जितने मर्जी आप ड्रामे बना लें, फिल्में बना लें, नगमे तराने बना लें, लोग अब असलियत जानते हैं। तो ये इतनी बड़ी कामयाबी है मुझे लगता है एक आम शहरी की, एक आम पाकिस्तानी की या इमरान खान की, कि उसने लोगों को एक्चुअल जो कल्प्रिट थे ना, जो एक्चुअली जिम्मेदार थे सारे सिस्टम में गंदगी के, उसने एक्सपोज किया है। आज हर इंसान उसको उसको बुरा कह रहा है जो 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 एक्चुअली बुरे हैं, जिनको बुरा कहना चाहिए। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी है। अवाम ने रेजिस्ट किया है ऐसा, जो 70 सालों में नहीं किया किसी ने। आपने ये सोच के शायद लोगों की बहनें उठाई घरों से कि जी बहनें उठा लेंगे तो उसके बाद कौन बोलेगा। मतलब माँ बहनों से आगे क्या होता है? बर्गर पार्टी है, ये तो मिडिल क्लास की पार्टी है, ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। इन मिडिल क्लास ने, इन खवातीन ने आपको बताया कि ऐसे लड़ते हैं, ऐसे रेजिस्ट करते हैं, ऐसे मुकाबला करते हैं, क्योंकि इज्जत थी ना। इतने सालों से ये जो आपने दो किस्म का पाकिस्तान में एक रखा हुआ है, एक आपके खानदान है, एक आम पाकिस्तानी का खानदान है। तो वो देखते तो आए थे लोग, उनको सिर्फ कभी मौका नहीं मिला था, उनको कभी लफ्ज नहीं मिले थे, उनको कभी अपने हक नहीं पता थे। जो खान साहब ने बताए कि भाई तुम्हारे पैसे पे अयाशी हो रही है ये सारी, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि जी खा लिया तो लगाया भी तो है, तो उनके बाप का पैसा नहीं था जो खा गए, तुम लोगों का था। खा तो सकते ही नहीं थे, तनख्वाहें ऑलरेडी तुम्हारे पैसों पे खा रहे हैं। जिनके घरों में खानदान अयाशियां कर रहे हैं, फ्री के पेट्रोल, गाड़ियां, नौकर, सब कुछ, बिजली सब फ्री है, वो हमको फिर ये कैसे बता सकते हैं कि हम बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं? कुर्बानी तो एक आम पाकिस्तानी भी बहुत दे रहा है इस मुल्क में रह के। इस मुल्क में रहना कोई आसान है कि आपकी जान की कोई हिफाजत ही नहीं है, आपके मुस्तकबिल का कुछ पता ही नहीं है, आपकी इज्जत की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी आप इस मुल्क में रहना, तो कुर्बानी तो हम भी बहुत दे रहे हैं, पर इसके बदले में हमारे खानदानों को तो मुफ्त में सारा कुछ नहीं मिल रहा। तो सारी जिंदगी अपने खानदानों को एक सिक्योर फ्यूचर देके, एक सिक्योर प्रेजेंट देके, आज भी आपका महफूज है, आपके खानदानों का आपका फ्यूचर भी महफूज है, प्लॉट भी मिलेंगे, पेंशन भी मिलेंगी, सैलरीज भी, और उसके बाद आप कहेंगे जी हम बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और हम ही ये सिर्फ जो कुर्बानी दे रहे हैं। तो अभी पाकिस्तानी कौम ये नहीं मानती, अभी वो सवाल करती है आप कुर्बानी दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं, आपकी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है, फिर इज्जत करें और इज्जत मिल जाएगी। पाकिस्तान को लेके हमेशा हमेशा गैर मुल्की साजिशों का जिक्र होता है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी अपनी हालिया तकारीर के अंदर गैर मुल्की साजिशों का फिर से इंदिया दिया और जिक्र किया। इन योर ओपिनियन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हु आर द ट्रोजन हॉर्सेस? वो ट्रोजन घोड़े कौन हैं जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर बैठ के सिस्टम के अंदर, सिस्टम की नाक के नीचे ये गैर मुल्की साजिशों को अमली जामा पहनाते हैं? देखिए साजिशें बाहर से होती नहीं है, आपके अगर अंदर घर पे, वो कहते हैं ना घर का भेदी हमेशा लंगा ढाए, तो अगर आपके घर पे कोई कौन है ये नहीं भेदी, है कौन है? सात चोरों के में, जी मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोग रहे हैं ना। बेसिकली तो सारा जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क है हमेशा एस्टैब्लिशमेंट करती रही है। कभी एक सियासतदान को बनाया, एक को गिराया, एक को बनाया, अपने अपना अपने से आगे ये कभी निकलते ही नहीं है। इनको कभी भी पाकिस्तान की पड़ी हुई नहीं थी। ये तो हम बेवकूफ थे जो सालों से समझते आए कि ये बड़े को हीरो हैं, ये बड़ा मुल्क है, इनका वो रोल होना ही नहीं चाहिए था जो सारी जिंदगी से रहा है। मगर अभी चले फाइनली लोगों को समझ तो आई है, लोगों की आंखें खुली हैं, दिमाग भी खुले हैं, तो अभी लोगों को पता है कि साजिशें कहां से होती रही हैं, कौन करवाता रहा है, किनको अपने डॉलर बहुत प्यारे हैं, किनको अपने
खानदान बहुत प्यारे हैं, उनके लिए पैसे बहुत प्यारे हैं और आम पाकिस्तानी की कोई पड़ी नहीं है किसी को। तो अभी लोग कम से कम ये जानते हैं कि ये सारी साजिशें चलती कहाँ से हैं, किनको यहाँ पे किस तरह लोगों को, सियासतदानों को आगे करके एक्चुअल पीछे कौन बैठा होता है। तो जो भी कुछ होता रहा पाकिस्तान में पहले, अभी नहीं हो रहा कम से कम। अभी इस तरह आप खुल नहीं कर सकते, खुलेआम चीजें कर रहे हैं तो फिर खुलेआम जलील भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ करके फिर हीरो भी कहलाएंगे। अभी आप सब कुछ करने के बाद कम से कम हीरो नहीं कहला सकते अपने आप। पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो बड़े शरीफ और मजहबी आदमी मालूम होते हैं, लेकिन आप उसके बावजूद भी उनको बड़े आड़े हाथों लेती हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे एक आम शहरी हूँ, एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, एक टैक्स पेयर हूँ। मैं किसी किसी ओहदे पे नहीं हूँ। अभी तक किसी मतलब मैं किसी एक कमेटी तक की मेंबर भी नहीं हूँ। मेरी किसी बात में और एक आर्मी चीफ की किसी बात में, उसके इम्पैक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे पे वो जिम्मेदारी नहीं है जो एक आर्मी चीफ पे है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो जब आप बड़ी कुर्सियों में बैठे होते हैं तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठे होते हैं। वहां पे आप लोगों के हकूक के लिए जवाब दे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते, मुझे तो चीफ जस्टिस की वो बात नहीं भूलती जब वो उन्होंने कहा मेरे घर तो, मैं तो टीवी नहीं देखता या मेरे घर तो अखबार नहीं आता। मुल्क में इतनी नाइंसाफी हो गई, आप अल्लाह को आगे जाके ये जवाब देने वाले कि मेरे घर अखबार नहीं आता था। अब आप आर्मी चीफ हैं तो आप ये क्या कि आपको लगता है आपको माफी है कि कहें कि मैं लेटर नहीं पढ़ूंगा। आप कैसे नहीं पढ़ेंगे? कितने लोगों का की जिंदगियां उस चीज पे डिपेंड करती हैं। आप कैसे इसने बायस होकर ये बोल सकते हैं कि मैं लेटर नहीं पढ़ूंगा? अगर आप इतने फेयर हैं और आप हर किसी के साथ एक जैसे हैं और आप किसी एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के कोई नैरेटिव लेकर नहीं चल रहे हैं या उसके वर्कर, वोटर, सपोर्टर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको चाहिए आप अपना रोल न्यूट्रल रखें ना, कि मैं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब मैं तो फिर किसी चीज में नहीं हूं। लेकिन अगर आप हर चीज में ही हैं कि हर चीज मैं कर रहा हूं, तो फिर लेटर भी पढ़ लें। लेटर पढ़ने में फिर क्या बुराई है? फिर आप उसमें भी क्यों कहें कि जी मैं नहीं पढ़ूंगा? हमारी बारी तो आपको खवातीन की इज्जत ना याद आए। 2 सालों से कितने लोगों ने लेटर लिखे हैं उनको, कितने लोगों ने उनको कहा है कि देखें क्या हो रहा है, मगर फिर आप अचानक उठ के आए और आप कहें कि जी कुरान में तो औरत की ये इज्जत है, ये इज्जत है, ये इज्जत है। तो हम आपसे पूछेंगे, 2 सालों में हम पाकिस्तान के हर कोने में हमें जलील किया केसों में, और थर्ड क्लास केसेस में आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं सामने हुए कि ये क्या मेरी मुल्क की माँ बहनों बेटियों के साथ हो रहा है, मैं देखूं, मेरा काम है ये, इनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखूं। Okay, last but not the least, we are left with two questions finally. मियाँ खानदान जो कि 4 दहाइयों से पॉलिटिक्स के अंदर है, एक एक बहुत वास्ट चंक ऑफ सोसाइटी उनको एडमायर करता है इस मंतक के ऊपर कि वो खाते हैं तो लगाते भी हैं, और इसी वजह से शायद उनकी पॉलिटिकल जो मोनार्की है, बादशाहत है, उसको तसलसल मिल रहा है जिस भी तरह से। इस बारे में आप कैसे देखती हैं, और उनकी जो सियासी बादशाहत है उसका मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई देता? नहीं, देखिए, अभी तो अगर ऐसा होता तो आज के रिजल्ट वो ना होते जो थे। पीटीआई ने पूरे मुल्क से क्लीन स्वीप किया, मतलब अब वो इस फॉर्मूले को नहीं मानते। आज आप किसी यूनिवर्सिटी चले जाएं, किसी कॉलेज चले जाएं, बच्चे आपसे पूछते हैं, वो उनको ये इंटरेस्ट नहीं है कि आपने किस बात के लिए तस्वीरें छुपवाई है, वो बोलते हैं क्यों छुपवाई। अगर आपके हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर पे आपकी तस्वीर छपी है, किसके पैसे से छपी है? आपने जो ये बसें चलाई हैं, ये जो सड़कें बनाई हैं, ये आपने अपने जाती पैसे से बनाई है। आप इन पे अपनी तस्वीरें कैसे लगा सकते थे? चाहे मोटरवे है, कोई बस है, कोई नीली पीली हरी गुलाबी जो मर्जी बस है, हमारे पैसे से बनी हुई है। वो कर्जे हमारे नामों पे लिए हुए हैं, हमने उतारने हैं। आपने जो अपनी जायदादें बनाई हुई है, हमें उसका मनी ट्रेल दें, हमें उसका हिसाब दें। हम तो आपसे ये पूछेंगे कि ये जो आपने बनाया हमारे सर पे एहसान नहीं है। वो जो आपने बनाई अपनी जायदादें, अपने कारोबार, अपने पेंट हाउस, ये कैसे बनाया, हम इसका जवाब दें। इनके कौन से जरा हैं? इनकी मनी ट्रेल निकालें। लंदन तो क्या पाकिस्तान में आपकी जायदादें बनी है? कैसे बनी है? लाहौर में 1400 किनाल जमीन आपकी कहां से आई है? तो हमें तो वो हिसाब किताब चाहिए। अभी हम आम नहीं मानती इन बातों को कि यार खा लिया तो लगा लिया, हमारा पैसा है, खा सकते ही नहीं है, आपने सिर्फ लगाना था, खाया कैसे उसका हिसाब दें। सर, आखिर में ये बताइए कि आपकी नज़र में पाकिस्तानी सियासत के 3 खौफनाक तरीन सियासी किरदार और 3 बेहतरीन सियासी किरदार कौन कौन से हैं? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे खतरनाक सियासी किरदार है ना, वो मैं एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहूंगी, मैं पॉलिटिशियन कहूंगी। इसलिए क्योंकि इन्होंने अथॉरिटी दी इतनी कि वो इनके सरों पे चढ़ के नाचे। ये एक दूसरे को गिराने के लिए बार बार पांव पकड़ने उसी तरफ भागे। आपको जरूरत ही नहीं थी। आपको अपनी आवाम पे भरोसा रखना चाहिए था कि हम जब भी आएंगे, हम आवाम के वोट से आएंगे, चाहे वो हमें पसंद करेगी नहीं करे, अगर नहीं करेगी तो नहीं आएंगे, ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे, पसंद करेगी तो जाके हुकूमत बना लेंगे। आपको इन
तोड़ जोड़ में और मिनते तरलों में और पाँव बूट पकड़ने में, पाँव चाटने में इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए था। डिग्रियों में छुप के जाने में इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए था। आप चाहिए था आपको कि आप अपनी आवाम को इज्जत देते, अपने लोगों को आप समझते, उनकी राय का एहतराम करते, उनको ऑनर करते कि भाई इनमें भी अक्ल समझ जाएगी, अपनी मर्जी से अपना लीडर चुन सकते हैं। आपका सबसे जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख में एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल रहा है वो तो घटिया रहा ही ना, मगर जो सबसे खतरनाक रोल रहा वो सियासतदानों का रहा। एक दूसरे से को गिराने के चक्कर में इन्होंने आज मुल्क को कहां पहुंचा दिया, और उनके हाथों में पहुंचा दिया है कि जो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, जो डंडे से आगे बात ही नहीं करते, जो अपने और अपने खानदानों से आगे ही नहीं निकलते। ओके, तो सारी गलती इन सियासतदानों की है। तो कौन से सियासतदान? ये शरीफ खानदान, ये जरदारी खानदान, और सबसे देखिए जब आप मैं मौलाना साहब को कहना चाहूंगी, जब आप स्पेशली अल्लाह का और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके एक पार्टी बनाते हैं, तो आपको तो चाहे कोई पार्टी आपके साथ आपके हक में है नहीं है, आपको तो सही के लिए आवाज उठानी चाहिए। इज्जत जैसा केस बना, आपको आवाज उठानी चाहिए कि किसी औरत की इज्जत पे कैसा हमला है ये। फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए MQM जितना घटिया किरदार उनका पाकिस्तान की सियासत में, कोई भी गवर्नमेंट आए अपने फायदे के लिए जाके मिलके बैठ जाओ साथ। मौलाना साहब यही करते रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए मिलके बैठ जाओ, कभी तो आप स्टैंड लें, कभी तो आप अवाम के बारे में सोचें, अपनी जातियात, जो मुल्क के हालात हैं, अपनी जातियात से, अपने जाति फायदों से बाहर निकल आए। अब लोगों के बारे में सोचते हैं, वरना पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। सनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत सारी और बातें थीं जो कि पूछी जा सकती थी, जो कि पूछी जानी चाहिए, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस इस इंटरव्यू को यहीं पे रोक रहे हैं और फिर इंशाल्लाह ये सवाल आपसे करेंगे। लेकिन जाते जाते आपके लिए और पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नाजरीन के लिए मैं अल्लामा इकबाल की 2 लाइन्स शेयर करना चाहूँगा। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि ला के ब्राह्मणों को सियासत के बीच में, जुन्नारियों को देरो हरम से निकाल दो, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। दिस इज द पेन कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने दिस द मुस्लिम स्पिरिट, जो रूहानी एक मुसलमानी सोच का ढंग है, उसको असैसिनेट कर दिया है। अल्लाह करे कि ये स्पिरिट दोबारा से उजागर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अहमद इमरान खान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।